कैसे बच्चों, चलिए क्लास 12 चैप्टर 2 एक नया टॉपिक के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पर्टिकुलर इस चैप्टर में आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी समझनी है। सबसे पहला टर्म है डोमेस्टिक टेरिटरी। बहुत जल्दी जल्दी समझेंगे, बहुत क्विक चैप्टर है। इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ टर्मिनोलॉजी की है, इसलिए इसको ज्यादा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला डेफिनेशन में जाते हैं, जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट। इसको और सिंपल टर्म में बोलते हैं कि जितनी भी इंडिया का पॉलिटिकल फ्रंटियर है वो सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी काउंट होगा, जिसमें से लक्षद्वीप हो गया, दमन एंड दीव हो गया, दादरा एंड नगर हवेली हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया। ये सब जगह हमारी इंडियन गवर्नमेंट का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो लागू है, इसलिए ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। उसके साथ साथ और क्या क्या चीज इंक्लूड करना है? सबसे पहला, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। वो इंडिया से अमेरिका, इंडिया से रशिया कोई भी शिप जाती है, कोई भी एयरक्राफ्ट जाता है, उसकी ओनरशिप किसकी है? हमारे नॉर्मल रेसिडेंट की। तो वो भी किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में कहलाएगी? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एयरक्राफ्ट हमारा रशिया में गया है, उसकी नॉर्मल रेसिडेंट जो है हमारे ओनरशिप है उसकी, टाटा ग्रुप उसको ओन करता है। एक एयरक्राफ्ट जो कि रशिया में गया हुआ है, भले ही ज्योग्राफिकल लोकेशन रशिया में हो, लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही क्राफ्ट काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट, फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म इन इंटरनेशनल वाटर्स। ऐसी बहुत सारे फिशिंग वेसल्स हैं, ऐसे बहुत सारे ऑयल रिग्स हैं। ये ऑयल रिग्स और ये प्लेटफॉर्म्स होते क्या हैं कि जब पर्टिकुलर वेसल्स हैं या फिशिंग वेसल से नाम से क्लियर हो रहा है कि मछली पकड़ने के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं जो कि इंटरनेशनल वाटर में बनाए गए हैं, तो उसको हम क्या करेंगे? इंक्लूड कर देंगे। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसके लिए स्पेशल परमिशन होना चाहिए। हमारे पास स्पेशल परमिशन या स्पेशल राइट्स ऐसे इंटरनेशनल वाटर में ऑपरेट करने के लिए हमारे पास स्पेशल राइट्स हैं, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। ऑयल रिग्स क्या होते हैं? नीचे से एक्सकेवेट करने के लिए या नीचे से ऑयल को डिग करने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं जो कि हम यूज करते हैं नेशनल मिनरल्स, ऑयल, क्रूड ऑयल, ऐसा सब एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर हमारे पास स्पेशल परमिशन या राइट्स है या ऐसे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम इंटरनेशनल वाटर्स में ऑपरेट करते हैं, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे किसमें? डोमेस्टिक टेरिटरी में। इसके अलावा एम्बेसीज हैं, कंसुलेट्स हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है जो कि बाहर हैं। हमारी इंडिया की एम्बेसी, हमारे इंडिया की मिलिट्री का एस्टेब्लिशमेंट कहीं बाहर है, किसी दूसरी कंट्री में, अमेरिका में, रशिया में, जापान में है, भले ही वो किसी दूसरे ज्योग्राफिकल लोकेशन में है, लेकिन वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में ही काउंट होंगे। एक्सक्लूड किसको करना है? फॉरेन एम्बेसी, बाहर की एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी इंडिया में है, बाहर की कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, उन सारी चीजों को, या बाहर का कोई कंसुलेट है हमारे यहाँ, उन सारी चीजों को हम क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि वो कहाँ पे काउंट होंगी? उस कंट्री की डोमेस्टिक उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में उसको हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से? WHO। ये अगर भले ही हमारे इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन में अगर ये सिचुएटेड हैं, फिर भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं कर सकते। भले ही उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना रखा होगा, भले ही उन्होंने एक स्टैब्लिशमेंट बना रखा होगा, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होंगे। नेक्स्ट टर्म है आपके पास नॉर्मल रेसिडेंट। रेसिडेंटशिप आपने दो टर्म सुने होंगे, नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट क्या होते हैं? सबसे पहले डेफिनेशन में जाते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स जो कि ऑर्डिनरी रिसाइड करते हैं किसी कंट्री में और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है। ध्यान दीजिएगा, रिसाइड भी करते हैं और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं पे है, ठीक है। तो उस कंडीशन में सबसे पहली चीज की यही दो चीजों को यहाँ पे कंडीशंस के रूप में लिखा हुआ है कि नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए एक कंट्री में रिसाइड करना जरूरी है, दैट मीन्स आप उस कंट्री में रहते हो, और दूसरा आपका बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप कमा वहां से रहे हैं, खर्च भी वहां पे कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन भी वहां पे कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में ही अर्न करते हैं, इंडिया में ही स्पेंड करते हैं, और इंडिया में ही अपनी प्रॉपर्टी, एक्यूमुलेशन मीन्स एसेट्स परचेज करना, हम अपने एसेट्स को इसी इंडिया में रह के ही परचेज करते हैं, यही अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो हम यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट्स काउंट होंगे। किस किस को इंक्लूड नहीं किया हुआ है? सबसे पहला फॉरेन टूरिस्ट, वो यहाँ पे अर्न नहीं करेगा, सिर्फ स्पेंड करेगा, ना तो अर्न करेगा ना एक्यूमुलेट करेगा, सिर्फ स्पेंड करेगा, तो वो हमारा रेसिडेंट नहीं है। विजिटर, स्टूडेंट, स्टाफ ऑफ फॉरेन एम्बेसी, ये सारे हमारे यहाँ कोई भी अर्न नहीं कर रहे हैं, ना ही एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं? स्पेंडिंग कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ। नेक्स्ट किसको इंक्लूड नहीं करना है? क्रू ऑफ फॉरेन वेसल्स, बॉर्डर वर्कर, सीजनल वर्कर, स्टे फॉर लेस देन 1 ईयर। ऐसे वर्कर्स, बॉर्डर वर्कर, सीजनल वर्कर्स जो कि 1 साल से, अच्छा ये बात ध्यान रखेंगे यहाँ पे 1 ईयर का क्राइटेरिया है। अगर हम भले ही यहाँ के सिटीजन हैं, मैं किसी और कंट्री में जाऊं, अमेरिका में जाऊं और साल भर से ज्यादा मैं वहां पे रह रहा हूं, अपनी कंट्री में नहीं हूं जहां का मैं सिटीजन हूं, तो मैं अपनी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हूं, मैं फिर अमेरिका का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए ये 1 साल का क्राइटेरिया सभी कॉन्सेप्ट्स में लेके चलेंगे। नेक्स्ट इंक्लूड किसको किसको करना है? सबसे पहला, एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 1 ईयर। अगर एम्प्लॉय जो है, भले ही WHO का एम्प्लॉय है, भले ही UN का एम्प्लॉय है, भले ही IMF का एम्प्लॉय है, लेकिन वो 1 साल से ज्यादा, ये 1 साल वाला क्राइटेरिया कॉमन है, अगर 1 साल से ज्यादा वो रह रहा है हमारी कंट्री में, होस्ट कंट्री में, इंडिया में रह रहा है, तो वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा। रेसिडेंट वर्किंग अब्रॉड इन एम्बेसीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर, अच्छा हमारे बहुत सारे इंडिविजुअल अमेरिका में, रशिया में, जापान में जाके काम करते हैं, तो क्या वो वहां के रेसिडेंट हो जाएंगे? नहीं, उनका अर्निंग कहाँ पे हो रही है? हमसे, हम उनको पैसा देते हैं, इंडिया गवर्नमेंट उनको पैसा देती है, तो उससे वो अर्न करते हैं। स्पेंड हो सकता है थोड़ा बहुत वो वहां करते हो, थोड़ा बहुत अपनी फैमिली को यहाँ भेजते हो, उनकी फैमिली करती हो, लेकिन एक्यूमुलेशन वो यहीं पे कर रहे हैं, इसलिए वो भी भले ही दूसरी कंट्री में वो रह रहे हैं, चाहे एक फॉरेन, जैसे हम जयशंकर जी को ले सकते हैं, वो एम्बेसडर थे बहुत सारी कंट्री में, चाइना में 7 साल वो रहे, तो 7 साल वो एम्बेसडर रहे चाइना में, 7 साल वो वहां पे रहे, लेकिन क्या वो वहां के रेसिडेंट हो जाएंगे? नहीं, उनकी अर्निंग हमसे हो रही है, थोड़ी बहुत स्पेंडिंग भले चाइना में उन्होंने की हो, और एक्यूमुलेशन ऑफ जो भी कैपिटल कर रहे हैं, एसेट्स परचेज कर रहे हैं, वो यहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे ही नॉर्मल रेसिडेंट काउंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपके बुक में दिया हुआ है वो फैक्टर इनकम है और ट्रांसफर इनकम है। 2 टर्म है, बेसिक टर्म फैक्टर इनकम को समझना है। ट्रांसफर इनकम क्या है? यूनिलेटरल ट्रांसफर है, 1 वे ट्रांसफर है, एज ए फॉर्म ऑफ डोनेशन आप ट्रांसफर करते हैं किसी को, 1 वे ट्रांसफर है, दैट मीन्स आपको उसके रिवॉर्ड में कोई भी आपने फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर पेमेंट नहीं की है, दैट मीन्स सर्विस के बिना जो भी आप पेमेंट करते हैं वो ट्रांसफर इनकम होती है। बेसिक मेन इंपॉर्टेंट चीज है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम आपको मालूम है, अर्न बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, इन चीजों का यूज करके आप फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, और फिर इस फैक्टर सर्विसेज को यूज करते हुए लैंड के लिए आप रेंट, लेबर के लिए आप वेजेस, कैपिटल के लिए आप इंटरेस्ट और एंटरप्राइज के लिए आप प्रॉफिट, इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दैट मीन्स इनकम यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है और इनकम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इस फेज से दैट मीन्स फैक्टर सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हुए, या बहुत सिंपल सेंस में प्रोडक्टिव सर्विसेज को प्रोड्यूस करिए, या प्रोडक्शन करने के लिए, या प्रोडक्टिव सर्विसेज जब आप कर रहे हैं, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उसके लिए जिन चीजों का इस्तेमाल करते हुए आप इनकम जनरेट करते हैं, उन इनकम को आप क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। नेक्स्ट ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या है? रिसीव्ड विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। आपने कोई भी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज नहीं की, कुछ भी एक्यूमुलेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस एक तरफ से ट्रांसफर हो गया। अमेरिका में बाढ़ आई, इंडिया में बाढ़ आई, अर्थक्वेक हुआ, एक कंट्री दूसरी कंट्री को नॉर्मल हेल्प करती है, तो उस हेल्प के दौरान एक तरीके, क्योंकि अगर आप किसी को डोनेशन दे रहे हैं तो आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कुछ आपको प्रोड्यूस करे, उसके रिटर्न में आपको कुछ दे, तो इसलिए अगर ऐसी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर ट्रांसफर इनकम। नेक्स्ट, ये जो ट्रांसफर इनकम होती है ये यूनिलेटरल ट्रांसफर होती है। एग्जांपल से क्लियर हो सकता है, पेंशन, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी आपको मिलती ही होगी, आपके पेरेंट्स देते होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि पेंशन, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी, ये सब जो भी आ रही हैं, ये कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, आप सर्विसेज में इन्वॉल्व, यहाँ पे आप कोई भी फैक्टर सर्विसेज को यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिलेटरल 1 वे ट्रांसफर है, आपकी तरफ से कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसलिए इसको आप क्या कहते हैं? ट्रांसफर इनकम। और इसको इकोनॉमी में इंक्लूड नहीं करते। इकोनॉमी में किसको इंक्लूड करते हैं? सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं और ट्रांसफर इनकम को एक्सक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है आपके पास वो है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, ये सारे टर्म्स जो हैं आपको, जो आप 3rd और 4th चैप्टर करेंगे उसमें आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ टर्म्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल गुड्स क्या होते हैं इसको आप समझते हैं। डेफिनेशन क्या है? रेडी फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, मिल्क फॉर हाउस होल्ड। सबसे पहली चीज,
प्रोडक्शन बाउंड्री जैसे ही कोई गुड्स क्रॉस कर जाए, दैट मीन्स अब उनमें फर्दर प्रोडक्शन की कोई गुंजाइश नहीं बची हुई है, सिर्फ और सिर्फ अब उनका यूटिलाइजेशन होगा कंजम्पशन पर्पज से। दैट मीन्स या तो कंज्यूम हो जाएंगे या तो वो इन्वेस्ट हो जाएंगे, उसको आप क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, मिल्क आप परचेज कर रहे हैं हाउस होल्ड के लिए। मिल्क अगर किसी शॉप में है रीसेल पर्पस के लिए तो वो फाइनल गुड्स नहीं है, वो अभी भी इंटरमीडिएट गुड्स है, उसने अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं की है, फाइनल कंजम्पशन के लिए अभी वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप मिल्क को डायरेक्ट परचेज करते हैं, हाउस होल्ड लेके आता है, तो अब उसका फाइनल कंजम्पशन होना है, तो वो क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स। या इन्वेस्टमेंट, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, एक्यूमुलेशन किया, परचेज किया एसेट, तो जब एसेट आपने परचेज की तो अब वो सीधे सीधे आपने एक घर बनाया, तो घर बना के अब आप उसको रीसेल नहीं करेंगे, अब आप उसको सीधे क्या करेंगे, कंज्यूम। कंजम्पशन का मीन्स खाना नहीं, आप उसको यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आप उसको यूज करना है, तो इसीलिए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट से ये मत सोचिएगा कि फिक्स डिपॉजिट करा लिया, इन्वेस्टमेंट परचेज ऑफ कैपिटल एसेट होता है। कैपिटल एसेट कौन कौन से, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गई, ठीक है। एज सच आपने कोई भी मशीनरी या बिल्डिंग परचेज की है तो उसको आप इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो अगर आपने ऐसे गुड्स परचेज किए हैं जो कि कैपिटल एसेट्स हैं, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट पर्पस से आपने परचेज किए हैं, तो उसको भी आप फाइनल गुड्स कहते हैं। और फाइनल गुड्स को ही, ये बात ध्यान रखने वाली बात है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंस इसीलिए क्रिएट कर रहा है कि इकोनॉमी में इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी इंक्लूड नहीं होते हैं। क्या लिखा हुआ है, नॉट इंक्लूडेड, इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड। और सिर्फ कौन से गुड इंक्लूड होते हैं, फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल। मिल्क फॉर स्वीट, कोई स्वीट शॉप है, उसने मिल्क परचेज किया, उसको फर्दर प्रोसेस करके वो फिर से क्या करेगी, किसी स्वीट में डेवलप करेगी और फिर उसको सेल करेगी। तो दैट मीन्स ऐसे गुड्स जो कि प्रोडक्शन की बाउंड्री के अंदर है, दैट मीन्स रीसेल होंगे, उसको आप क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। और इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, टू अवॉइड डबल काउंटिंग। एक बार आप जब इंटरमीडिएट हैं, दैट मीन्स अगर मिल्क को एक शॉप ने परचेज किया, आप उसको तब इंक्लूड कर दिए, फिर वो जब उसको कंज्यूमर को सेल करेगा फिर इंक्लूड कर दिए, तो वही चीज दो बार काउंट हो जाएगी। इसलिए डबल काउंटिंग से बचने के लिए आप नेशनल इनकम में पर्टिकुलर इस इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज, इंटरमीडिएट गुड्स साथ एक और फीचर है कि ये इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होता है और फाइनल गुड्स जो है प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होता है। एग्जांपल लेते हैं कि ए है, उसने मिल्क परचेज किया, ए क्या है, एक शॉप है, उसने मिल्क परचेज किया 500 रुपए का, ठीक है। इसके बाद उसने उससे मिठाई बनाई, और मिठाई बनाई उससे लगभग 1000 रुपए की, ठीक। तो ये अभी इसमें फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है, दैट मीन्स ये अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। और जैसे ही ये 1000 रुपए की मिठाई बन के बाहर कस्टमर को दी गई, तो ये अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री से क्या हो गई, बाहर आ गई। तो जो भी ये गुड्स अपने प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आके सीधे कंज्यूमर के पास कंजम्पशन पर्पज से हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स, ठीक है। तो फाइनल गुड्स हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होंगे और इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होंगे, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि फाइनल गुड्स को आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में इंक्लूड करना है, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। अभी आपको इन्वेस्टमेंट में मैंने थोड़ा सा कैपिटल गुड्स का इंट्रोडक्शन दिया, अब ये क्या है इसको समझते हैं। कंजम्पशन गुड्स, दैट मीन्स डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, दैट मीन्स फूड, क्लोथ्स। कंजम्पशन गुड्स क्या है, जो सीधे सीधे कंज्यूमर की, क्योंकि अब आपको गुड्स में भी डिफरेंशिएशन करना ज़रूरी है, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स अलग हैं, कैपिटल गुड्स अलग हैं। इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड्स जो है वो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज होते हैं और कैपिटल गुड्स जो है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं। इसलिए इन दोनों में डिफरेंस आपको बताया हुआ है बुक में। तो जो डायरेक्टली कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करें, जैसे आप मान लीजिए कि आपने एक सिलाई मशीन खरीदी, तो आपने अपने घर के लिए खरीदी, अब आप उसमें कपड़ा सिलेंगे, जो भी होगा
पुराने कपड़े होंगे जो भी उसको ऑल्टर करेंगे, तो आप ये डायरेक्ट वो सिलाई मशीन आपकी वांट को सेटिस्फाई कर रही है तो वो आपके लिए कंजम्पशन गुड्स हो जाएगी। लेकिन वही सिलाई मशीन को एक टेलर परचेज करता है और सीधे वो आपकी वांट को सेटिस्फाई नहीं करेगी। आप टेलर के पास गए, उसने आपके लिए कपड़े सिले और फिर पर्टिकुलर वो फर्दर बार बार यूज होगी और इनकम जनरेट करने में हेल्प करेगी उस टेलर को, इसलिए उसके लिए वो कंजम्पशन गुड्स नहीं होगा, उसके लिए वो कैपिटल गुड्स होगा। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस सीखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, कंजम्पशन गुड्स के कितने टाइप हैं? ड्यूरेबल गुड्स, जो बहुत लंबे समय के लिए, जैसे जेसीबी हो गया, ट्रक हो गया, ये ड्यूरेबल गुड्स हैं, ये बहुत लंबे समय के लिए होते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, 1 साल तक की जिनकी ड्यूरेबिलिटी होती है उसको आप सेमी ड्यूरेबल। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? जो कि कुछ दिनों में खराब हो, जैसे मिल्क की बात करें वो क्या है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। क्लोथ्स की बात करें, जैसे टी शर्ट ले लें या जीन्स पैंट ले लें, वो क्या है? सेमी ड्यूरेबल, इनकी लाइफ लगभग 1 साल तक होती है। और मशीन, ट्रक्स, इक्विपमेंट कुछ भी ऐसा हम ले लें वो क्या होंगे? ड्यूरेबल। सर्विसेज, सर्विसेज का क्या है, क्या मीनिंग है? दैट मीन्स सर्विसेज जो होती हैं वो गुड्स के फॉर्म में नहीं होंगी, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगी। दैट मीन्स आपको सर्व करेंगी और फिर उसके लिए आप पेमेंट करते हैं। जैसे आप किसी पार्लर में जाते हैं तो वो आपको कोई गुड्स नहीं देते हैं, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए आप पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये भी सर्विसेज भी डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ जुड़ी हैं और कंज्यूमर की वांट को प्रोवाइड सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसीलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन गुड्स। नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स या फर्दर जनरेशन ऑफ इनकम। ऐसे गुड्स जो फर्दर इनकम जनरेट करने में हेल्प करेंगे वो सारे कैपिटल गुड्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मशीनरी कोई फैक्ट्री ने परचेज की है, ठीक है। अगर कोई फैक्ट्री मशीन परचेज करती है, उससे फिर फर्दर प्रोसेसिंग करके गुड्स प्रोड्यूस करती है, मार्केट में रीसेल के लिए लाती है, तो ये जो मशीनरी परचेज की हुई है वो कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स और क्या कहते हैं कंजम्पशन गुड्स में एक कॉन्सेप्ट या एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट क्या है? ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट नॉट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। दैट मीन्स जितने भी कैपिटल गुड्स हैं, दैट मीन्स ये मशीनरी परचेज की हैं, ये सब प्रोड्यूसर गुड्स हैं। लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स में भी 2 टाइप के गुड्स होते हैं, आपको मालूम होगा। अगर आप मशीन परचेज कर रहे हैं तो ये कैपिटल गुड्स है, लेकिन आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो ये भी प्रोड्यूसर गुड्स है, लेकिन ये कैपिटल गुड्स नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, पर सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते। कुछ ऐसे रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर गुड्स के जो कि कैपिटल गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपको जो दिया हुआ है वो है ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लेते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है? एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। अभी आपने समझा कैपिटल गुड्स जो है, जब भी आप फर्दर इनकम जनरेट करने के लिए जिन गुड्स को यूज करते हैं वो कैपिटल गुड्स कहते हैं। जैसे मानते हैं एक टेलर ने मशीनरी परचेज की, जो वो मशीनरी परचेज किया हुआ है वो उसके लिए क्या है? कैपिटल गुड्स है। और जैसे ही वो मशीनरी परचेज करेगा, दैट मीन्स अपने कैपिटल गुड्स में इंक्रीज करेगा, वो क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दूसरा नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट समझने से पहले आपको डेप्रिसिएशन समझना होगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है? इकोनॉमी में आपको मालूम है, जब आप ऐसे गुड्स, मशीन हो गया, प्लांट हो गया और इक्विपमेंट हो गए, टूल्स हो गए, आप इनको यूज करते हैं तो नॉर्मल वियर एंड टियर के साथ इनकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। एग्जांपल लेते हैं कि आज आपने बाइक खरीदी और कल मार्केट में जाएंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। दैट मीन्स विथ पासेज ऑफ टाइम, विथ नॉर्मल वियर एंड टियर, वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेस। तो इसीलिए जो भी वैल्यू ऑफ मशीनरी है, इक्विपमेंट है, प्लांट है वो कम होगी। इसीलिए जिस वैल्यू, क्योंकि ये अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, डेप्रिसिएशन आपने बहुत डिटेल में 11th में पढ़ा होगा, तो डेप्रिसिएशन लगने से क्या होता है? वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो अगर जो भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख की मशीनरी खरीदी है, दैट मीन्स उसमें डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हम ना करें तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और हम साल भर यूज करने के बाद इस मशीनरी की वैल्यू 10% डेप्रिशिएट हो गई, दैट मीन्स डेप्रिसिएशन हो गया, तो जो अब इसकी नई वैल्यू बची हुई है वो क्या बचेगी? 90,000। तो इसको आप क्या बोलेंगे?
नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टर्म बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डेप्रिसिएशन क्या है? नॉर्मल वियर एंड टियर के साथ जो वैल्यू कम होती है वो डेप्रिसिएशन है। इसके साथ ग्रॉस क्या है? जब आप बिना डेप्रिसिएशन को एडजस्ट किए जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिखाते हैं वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, और डेप्रिसिएशन से एडजस्ट करने के बाद जो वैल्यू को आप दिखाते हैं वो क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट आपके पास जो टर्म है वो डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में है। ठीक है, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग कैपिटल लॉस को बिल्कुल वही डेप्रिसिएशन समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है, आपको मालूम है आप मशीनरी यूज कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है वो घिसेगी घिसेगी, तो जो भी एक्सपेक्टेड आपके साथ नॉर्मल वियर एंड टियर के साथ वैल्यू कम हो रही है उसको आप डेप्रिसिएशन बोलते हैं। लेकिन बिजनेस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनएक्सपेक्टेड है। आपका जो ट्रक है वो निकला, गोडाउन से निकला और बीच में एक्सीडेंट हो गया, तो ये तो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए अनएक्सपेक्टेड जो भी इवेंट होते हैं और उससे जो लॉस होता है उसको आप क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में डिफरेंस करना जरूरी है। डेप्रिसिएशन को देखते हैं क्या है? फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, यूसेज, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, जो भी टर्म देखिएगा यहाँ पे एक्सपेक्टेड टर्म यूज किया है, दैट मींस आपने एक्सपेक्ट किया और वो चीज वैल्यू कम हो जाए तो उसको आप डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और दूसरा, डेप्रिसिएशन के लिए हमेशा आपके पास प्रोविजन आप करते हैं। आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा 11th में और उसमें आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया होगा, तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उससे आप एक रिजर्व फंड बनाते हैं और वो रिजर्व फंड आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को कभी भी हैम्पर करने नहीं देता है। अगर डेप्रिसिएशन आप एक्यूमुलेट करें, जैसे ही मशीन की वैल्यू खत्म हो जाएगी आपके पास कुछ ऐसा फंड एक्यूमुलेट हो जाएगा जिससे आप नई मशीनरी परचेज करके फिर से प्रोडक्शन की प्रोसेस कंटिन्यू कर पाए। नेक्स्ट, कैपिटल लॉस क्या है? ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस, दैट मीन ये अनएक्सपेक्टेड है, जो भी होगा ये अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, आपने इसकी उम्मीद नहीं की थी। जैसे कि एक्सीडेंट, नेचुरल कैलामिटीज, बाढ़ आ गई, पूरी फैक्ट्री डूब गई, आपने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। तो अगर ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस। नेक्स्ट, इसके लिए कोई भी पहले से प्रोविजन आपने नहीं बना रखा है। हाँ, इंश्योरेंस कराया होगा तो वो पॉलिसी आपकी कवर कर चुकी है। इंश्योरेंस भी आपने 11th में बिजनेस में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक, नेक्स्ट, पर्टिकुलर क्योंकि इसका कोई प्रोविजन आप नहीं कर पाए हैं और अगर इंश्योरेंस कवर आता भी है तो वो बहुत समय बाद आता है, तो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस इस कैपिटल लॉस से रुक जाएगी। डेप्रिसिएशन में सच कोई भी आपकी प्रोडक्शन की एक्टिविटी नहीं रुकती है, लेकिन यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन की एक्टिविटी जो है वो हैम्पर होगी। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जानने से पहले आपको दो टर्म समझना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? ऐसे टैक्सेस जो कि गुड्स एंड सर्विसेज में चार्ज किए जाते हैं और उनका फाइनेंशियल बर्डन किसी और पे ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स जिससे चार्ज किया जा रहा है उसी को पे करना है, उसका बर्डन ट्रांसफरेबल नहीं है। अगर मिस्टर ए से इनकम टैक्स चार्ज किया जा रहा है तो उसको वो पे करेगा, बर्डन ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वो डायरेक्ट टैक्स। लेकिन जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स, वैट, स्टैम्प ड्यूटी, टोल, ये सबका पेमेंट कोई और करता है और फाइनल बर्डन किस पे ट्रांसफर हो जाता है? कंज्यूमर्स पे। ठीक है, तो ऐसे टैक्स जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में लगाए जा रहे हैं और उनका बर्डन जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस। सब्सिडी क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। गवर्नमेंट बहुत सारे पेट्रोलियम पे आपने सुना होगा, गैस सिलेंडर पे आपने सुना होगा कि प्रोडक्शन कॉस्ट या अल्टीमेट कंज्यूमर्स, ये तो हम जो कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, लेकिन कई सारी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड, जैसे एसईजेड, आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गवर्नमेंट ने बनाए हुए और आप वहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना है, आपको इनकम टैक्स नहीं देना है, सेल्स टैक्स नहीं देना है, जीएसटी आपको नहीं देना है। तो ये बहुत सारी गवर्नमेंट प्रोविजन करती है, छूट देती है, तो इसको आप क्या बोलते हैं? सब्सिडी। ठीक है, क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट। ठीक, अब एग्जांपल लेते हैं, एनआईटी पहले समझते हैं। एनआईटी क्या है? इसी इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी से मिलकर एनआईटी बनी हुई है। जब आपके पास जो भी इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हैं और जो भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी आपको प्रोवाइड की है, आप उसको सेट ऑफ कर देते हैं तो उससे क्या निकल के आता है? एनआईटी। एग्जाम्पल लेते हैं कि 500 रुपये जो है
इनडायरेक्ट टैक्स आपसे चार्ज किए गए हैं और गवर्नमेंट ने 300 रुपीज़ जो है वो आपको सब्सिडी दी है, तो एनआईटी आपका कितना होगा 200 रुपये। आप जब इसको माइनस कर देंगे तो एनआईटी कितनी आ जाएगी 200 रुपये। ठीक है, एनआईटी आपको हेल्प करेगी आगे, आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में नेक्स्ट चैप्टर में आपको कन्वर्जन देखना होगा, तो वहाँ पे यही एनआईटी आपको हेल्प करती है कन्वर्जन में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे पेट्रोल का बेस प्राइस कितना है 54, रिटेल को कितना मिल रहा है 97। ये 54 से 97 कैसे हो रहा है, 94 कैसे हो रहा है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्स क्या किए हुए हैं, प्लस किए हुए हैं। ठीक है, डीजल के भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि रिटेल बेस प्राइस कितना है 55, बिक कितने में रहा है 87। दैट मीन्स गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसमें टैक्स चार्ज कर रही है। गवर्नमेंट चाहे तो इसको कम करने के लिए जैसे मान लीजिए 10 रुपए की सब्सिडी दे दे, तो यही जो प्राइस रिटेल प्राइस है वो क्या हो जाएगी 84। तो अगर कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है तो उसको आप क्या कहते हैं सब्सिडी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अभी आपने रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कौन हमारे नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं, तो रेसिडेंट जानने से रेसिडेंट टर्म जानने के से आपको इस टॉपिक को हेल्प करने में समझने में हेल्प होगी। सबसे पहली चीज इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, आपको मालूम है जो रेसिडेंट्स होते हैं उनको कंपनसेट किया जाता है, कोई भी किसी भी लिए फैक्टर सर्विसेज यूज करेगा तो उसका कंपनसेशन उसको प्रोवाइड करना है। उसके साथ साथ नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइज, आपके पास बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिससे आपकी इनकम जनरेट होगी। उसके साथ साथ नेट रिटेन्ड अर्निंग, जो आपने एक्यूमुलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो एक्यूमुलेट हो रहा है, एसेट्स आप परचेज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके आपके फैक्टर इनकम के लिए आपके कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, डोमेस्टिक और नेशनल, जब आपको अभी नॉर्मल रेसिडेंट पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था कि डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में आपको जीडीपी और जीएनपी के बीच में आपको डिफरेंस करना है, इसलिए आपको ये एनएफआईए जो है वो हेल्प करता है इसको समझने के लिए। ठीक है, अब ये दो कंपोनेंट से बना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ये क्या है, आपको मालूम होगा कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं यहाँ से जाके बाहर काम करते हैं, बाहर काम करेंगे, हमारे रेसिडेंट हैं किसी दूसरे देश में काम कर रहे हैं, वापस वो पैसा यहाँ लेके आएंगे। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए जो है वो अमेरिका में है, वहाँ काम करके उन्होंने $10,000 जो है एक्यूमुलेट किया, वो वापस इंडिया में उसको लेके आएंगे, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, बाहर से जो पैसा हमारे यहाँ आएगा वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। ए को छोड़िए, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, टाटा है, महिंद्रा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं बाहर काम करती हैं और वहाँ पे इनकम जनरेट करती हैं और वापस वो पैसा यहाँ लेके आती हैं। सेम ऐसे ही बाहर यहाँ बहुत सारी बाहर की कंपनी आके, जैसे गूगल है वो यहाँ पे है, वो इनकम जनरेट कहाँ पे कर रही है यहाँ पे, और वापस इनकम को कहाँ लेके जाएगी, अब्रॉड में लेके जाएगी। जैसे गूगल जो है अमेरिका की कंपनी है, तो यहाँ से अगर उसने $10 लाख यहाँ पे अगर उसने $10 लाख यहाँ पे उसने अगर कमाया है, तो ये वापस कहाँ लेके जाएगी, अमेरिका लेके जाएगी। ठीक है, तो ये जो पैसा अमेरिका लेके जा रही है इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब आते हैं फॉर्मूले में, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, जो आपको बाहर से पैसा मिला और जो आपके कंट्री से बाहर पैसा गया उसको जब आप एडजस्ट कर देते हैं तो आपका क्या निकल के आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इंडिया के कंटेक्स्ट में लेते हैं कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड थी 100 रुपये और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड थी 400 रुपये, तो एनएफआईए कितना निकल गएगा, -300। ठीक है, इंडिया के कंटेक्स्ट में हमेशा ये फिगर हमेशा वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, नेशनल इनकम जब निकालना हो तो जो भी आपकी डोमेस्टिक इनकम है उसमें आप इस एनएफआईए को जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं, नेशनल इनकम से मतलब है कि हमारे नेशनल्स की इनकम, दैट मीन्स हमारे रेसिडेंट की इनकम। अब हमारा रेसिडेंट किसका है, हमारा है किसी और कंट्री में बाहर काम कर रहा है। अभी रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, हमारे रेसिडेंट कौन कौन है वो आप समझ चुके हैं। हमारे रेसिडेंट किसी दूसरे कंट्री में काम कर रहे हैं तो उनका पैसा हमको मिलना चाहिए। जब नेशनल है मतलब हमारे रेसिडेंट का पैसा जब निकालना है तो डोमेस्टिक टेरिटरी में, जैसे हम लेते हैं कि ये हमारी इंडिया है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो है वो अमेरिका की काम कर रही हैं, जो यहाँ पे इनकम जनरेट करेंगी और वापस इनकम को कहाँ लेके जाएंगी, वो अमेरिका लेके जाएंगी। तो इसीलिए जो भी पैसा वो बाहर लेके जाएंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस करेंगे। अगर इसको हम एनएफआईए से एडजस्ट ना करें तो जो हमारे पास इसमें हम ऐड कर देंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड
और माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, या उसको आप इन शॉर्ट NFIA बोल सकते हैं एडजस्टमेंट के साथ, ये जो फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए आप फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना है, आपको टू अब्रॉड को माइनस करना है, या NFIA को सीधे सीधे सेट ऑफ करके प्लस कर देना है, ठीक है। तो नेशनल इनकम मीन्स हमारी इनकम, डोमेस्टिक इनकम, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में बहुत सारे अमेरिका वगैरह, तो जब हम GDP NDP डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में निकालते हैं तो बाहर की कंपनी की इनकम को भी हम इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन नेशनल इनकम में हम बाहर की जो भी इनकम होगी, जिनको बाहर जाना है उसको हटा देते हैं, और बाहर से हमारी रेसिडेंट्स की, क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट की इनकम है, उसको हम हटा देंगे, और बाहर से जो भी रेसिडेंट की, हमारी नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम है, उसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 500, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 300, तो NFIA कितना होगा 200। नेक्स्ट आपके पास जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, एक छोटी सी क्विज है। जितना अभी तक आपने उम्मीद करता हूँ कि जितना आपको पढ़ाया है वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो एक छोटी सी क्विज लेके चलते हैं। सबसे पहली क्विज इन टॉपिक से जो आपको समझ में आएगी, सबसे पहला है ट्रू फॉल्स आपको बताना है कि पेंशन इज ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। अभी आपको समझाया कि पेंशन कैसी इनकम होती है, ट्रांसफर इनकम, दैट मीन्स उसके पीछे कोई भी फैक्टर सर्विसेज नहीं है, तो जो भी पेंशन होगी या ऐसा जो भी यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होंगे वो क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, अभी आपको बताया ये इंक्लूड नहीं होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट, गुड्स यूज्ड फॉर रीसेल इज कॉल्ड, अभी आपने पढ़ा कि अगर प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर हैं, दैट मीन्स वो रीसेल पर्पस के लिए हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, और जो गुड्स डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए है, रीसेल के लिए नहीं है, उसको आप फाइनल गुड्स। नेक्स्ट, नॉर्मल रेसिडेंट्स एक्सक्लूड, इसमें से किसको नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, टीचर हमारा नॉर्मल रेसिडेंट है, डॉक्टर हमारा नॉर्मल रेसिडेंट है, फार्मर हमारा नॉर्मल रेसिडेंट, लेकिन कोई टूरिस्ट घूमता फिरता आया है तो वो हमारे लिए हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, मैच द कॉलम, रेंट क्या होगा, फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए फैक्टर इनकम जनरेट करेगा, गिफ्ट हमेशा क्या होगा, ट्रांसफर इनकम होगा। और लास्ट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, इसका रिजल्ट क्या होगा, नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बहुत सिंपल है, इन सारे टर्म्स को आप मगअप कीजिए, समझिए, जिससे आपको थर्ड और फोर्थ चैप्टर समझने में हेल्प होगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।